बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी ढाबा टीवी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहन भाई खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रात को मैं असल में लेट सोया था और मुझे सुबह जल्दी से उठना था और जाना था रेस्टोरेंट के लिए कुछ काम करने, लेकिन अभी बारिश लगी हुई है तो वो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ दोस्तों के यहाँ पे सवाल थे जिनका जवाब देना भी बाकी है, तो उनके जवाब ही दिए जाएं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये पहला सवाल कमर अराई साहब हैं, इन्होंने किया है और ये जानना चाहते हैं कि शादी का स्पॉन्सर लेटर जर्मनी से पाकिस्तान का, उसका प्रोसीजर क्या है। तो मैं इसके बारे में आपको ये कहूँगा कि जर्मनी से एक्स्ट्रा स्पॉन्सर लेटर वो भी शादी के लिए जाए पाकिस्तान में और फिर उस पे बंदा यहाँ पर आए और वो यहाँ पर आकर शादी कर ले। तो मैंने आज तक 20 साल में यहाँ पर ऐसा कोई वाक़या नहीं सुना है कि ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी ने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है ना वो शादी की डेट ली हो और फिर स्पॉन्सर लेटर जो है ना वो सेंड किया और उस पे आया हो और फिर यहाँ पर आकर शादी हुई हो। यहाँ पर जर्मनी में शादी करने के लिए स्पेशल गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उसके बाद उनकी इंक्वायरी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह हमारी कंट्री से उनकी इंक्वायरी होती है और फिर जाकर वो उसको कन्फर्म करते हैं कि शादी की डेट आपको देते हैं। और इसके लिए अच्छा खासा टाइम लग जाता है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक यहाँ पर जो है ना वो कम से कम भी प्रोसीजर है, टाइम लग जाता है और फिर आपको डेट मिलती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कुछ मुमकिन है कि आप अगर पाकिस्तान से यहाँ पर शादी करना चाहते हैं तो यहाँ से वो बंदा आपको शादी के लिए एक्स्ट्रा स्पॉन्सर लेटर सेंड करे और उस पे आप यहाँ पर आ जाएं और फिर शादी कर लें। इसका जो तरीका मेरी समझ में आता है वो सिर्फ ये हो सकता है कि आप जो है ना वो बंदा जो है जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं, लड़की है या लड़का है, वो आपको एक यहाँ पर स्पॉन्सर लेटर होता है जिसके लिए 3000 यूरो जो है वो यहाँ पर जमा कराने पड़ते हैं और उसके बाद वो इशू होता है और उसके ऊपर वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसने स्पॉन्सर वो सेंड करना है कि आप फिर वापस जाएंगे। तो इस पे ये तरीकाकार बन सकता है कि अगर वो स्पॉन्सर लेटर आपको इशू करवाए यहाँ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और फिर आपको पाकिस्तान में सेंड करें और आप वहाँ से, या ये बंदा जो यहाँ पे जर्मनी में है ये ही यहाँ पे डेनमार्क वगैरह में ऑलरेडी जो है ना वो उनको पेपर आपके सेंड कर दे शादी के लिए और अपने पेपर भी सेंड कर दे और आपको जो है ना शादी के लिए पेपर वहाँ पे चाहिए होगा, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए होगा, आईडी कार्ड चाहिए होगा। तो मेन यही चंद पेपर हैं। माँ बाप का इजाज़तनामा चाहिए होता है और वो जो है फॉरेन मिनिस्ट्री से टेस्ट हूँ वो आप डेनमार्क में जो है ना उनको आप सेंड कर दें तो वो कोई लंबी चौड़ी इंक्वायरी नहीं करते हैं, वो आपको एक डेट दे देंगे कि इस दिन आपकी शादी होगी। और ये जो नॉर्मल स्पॉन्सर आपको दावतनामा सेंड करेंगे घूमने फिरने के लिए, उस स्पॉन्सर लेटर पे आप यहाँ पर आ जाएं और लीगल तरीके से आप फिर यहाँ जर्मनी से डेनमार्क जाएं, वहाँ पर शादी करें और दोबारा वापस आकर यहाँ पर अपना वीज़ा अप्लाई कर दें। तो ये एक तरीकाकार है जो लीगल बन सकता है, जो मेरी समझ में आता है इस हवाले से। ये एक और भाई हैं अली वारिस और इनके काफ़ी सारे सवाल हैं तो मैंने सोचा कि इनको भी जवाब दे दूं क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छी बातें हैं, अच्छे सवाल हैं इनके जो ये जानना चाहते हैं। तो इनका सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हम पेरेंट्स को जो है वो यहाँ पर स्पॉन्सर लेटर भेजकर यहाँ पर परमानेंट किस तरह जर्मनी में रखा जा सकता है। पेरेंट्स को आपको हमेशा स्पॉन्सर लेटर भेजने की इजाज़त होती है, आप उनको यहाँ पर बुला सकते हैं और अगर आप यहाँ पर आपका काम अच्छा है, आप सारे अखराजात उनके बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप पेरेंट्स को यहाँ पर अपने साथ परमानेंट रख भी सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। पेरेंट्स को इजाज़त होती है, मतलब आप उनको 3 महीने का भी वीज़ा दिलवा सकते हैं, ज़्यादा भी दिलवा सकते हैं। और अगर आप के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान में उनको कोई संभालने वाला नहीं है
और आप उनको यहाँ रखना चाहते हैं तो आप उनको यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन उसका अखराजात जो हैं वो आपको खुद बर्दाश्त करना होंगे। उसके लिए आपके पास काम होना चाहिए या कारोबार होना चाहिए ताकि आप अफोर्ड कर सकती हों। एक इनका और सवाल है कि यहाँ पर जर्मनी में अगर रेस्टोरेंट अपना शुरू करना हो तो उसके लिए क्या बेहतर है कि रेस्टोरेंट जो बना बनाया है वो ख़रीदा जाए या फिर नया रेस्टोरेंट बनाया जाए। तो इसके बारे में ये थोड़ी सी गाइडलाइन चाहते हैं। इसके बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट जो यहाँ पर बने बनाए हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी अच्छी खासी कीमतें हैं और मतलब ठीक ठाक महंगी कीमतें हैं उनकी। आपको यहाँ पर नया रेस्टोरेंट अगर बनाना हो तो वो भी जो है ना वो भी आसान है नहीं, उस पर भी ठीक ठाक पैसे लगते हैं और फिर काफ़ी सारी परमिशन है जो लेनी पड़ती हैं। तो इसका मेरे ख्याल से जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप एक ऐसा रेस्टोरेंट देखें जो ऑलरेडी जिस बिल्डिंग में ऑलरेडी पहले रेस्टोरेंट था और वो बंद हो चुका है। वहाँ पर जो लुफ्तर वगैरह होता है जिससे मतलब किचन के जो है ना वो धुआं वगैरह खींचा जाता है, वो चीज़ें ऑलरेडी लगी हुई हैं, परमिशनें उसकी सारी कंप्लीट हैं और पहले किसी ने रेस्टोरेंट वहाँ पर बनाया था और वो चला नहीं और उसने बंद कर दिया। तो ऐसा कोई रेस्टोरेंट आप देख लें जिसके अंदर परमिशन हो, तो वो आपको सबसे सस्ता पड़ जाएगा। उसके लिए आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी किसी से, ऑलरेडी इजाज़त होगी सारी चीज़ों की और लुफ्तर वगैरह भी हो सकता है उसके अंदर लगा हो और कुर्सियाँ वगैरह भी पड़ी हों। तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे एक सस्ता तरीका है, सबसे मकबूल है, इसकी बजाय कि आप किसी से रेस्टोरेंट ख़रीदें तो वो आपको 70-80 हज़ार 90 हज़ार 1 लाख यूरो का पड़ जाएगा। तो उससे आपको ये तो फ़ायदा होगा कि वक्ती तौर पे सेल होगी थोड़ी सी, लेकिन जो है ना आपको पैसे इतने ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक बंद रेस्टोरेंट लें और उसको फिर स्टार्ट कर दें और काम जो है ना वो आ जाता है, काम का इतना बड़ा मसला इशू है नहीं। तो ये सबसे बेहतर है। अगर आप नई किसी बिल्डिंग में लेते हैं जहाँ पर ऑलरेडी कभी रेस्टोरेंट था ही नहीं और वहाँ पर करते हैं तो वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है और मेरा नहीं ख्याल कि वो करना चाहिए। एक इनका और सवाल है और वो सवाल है कि बैंक के अंदर से लोन लेने का यहाँ पर क्या प्रोसीजर है। तो बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसका तरीका का सिंपल सा है बिल्कुल कि आपका, अगर आप यहाँ जर्मनी में ऑलरेडी रहते हैं तो आपको पता होगा कि शुफे में आपका नाम नहीं होना चाहिए, आप करप्ट नहीं होने चाहिए, मतलब उस हवाले से कि आपका नाम शुफे में हो और आपने पहले जो है ना ऑलरेडी किसी के पैसे खाए हों, और फिर आपके पास एक वर्क परमिट जो है जिसे आरपेट फतराक कहती हैं वो आपके पास होना चाहिए और 3 लोन सेटलें होनी चाहिए, मतलब वो रसीदें जो आप शो करेंगे कि ये आपकी कमाई है। तो उस हिसाब से बैंक वाले जो हैं वो फिर देखते हैं कि आपके घर का अखराजात कितने हैं, आपके नॉर्मल ज़रूरत कितनी है और कितने पैसे आपके पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं कि आप उसकी किस्तें पे कर सकेंगे। तो जितनी आपकी पेमेंट है उस हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। अगर आपके सारे पेपर क्लियर हैं, आपके पास काम भी है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मतलब उस तरह का शुफे में नहीं है आप, तो आपको पैसे आसानी से मिल जाएंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे बहन भाई हैं जिन्होंने गुड विशेस की हैं, रेस्टोरेंट के हवाले से मुझे वापस मिल गया है और मुबारकें दी हैं, तो मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सीरियस में आप सबको खुश रखें। जब आप हौसला देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और तो इंसान की हिम्मत जो है ना वो और भी बढ़ जाती है। कुछ दोस्त हैं जो मशवरा भी दे देते हैं तो उनके मशवरों का भी फ़ायदा होता है। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। लेकिन ये मेन जो है ना 3-4 कमेंट्स थे जो शायद इनको काम आ सकते हैं, बाकी विशेस के ही हैं ज़्यादातर कमेंट्स, उसमें सवालात नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि इनको जो है वो मैं बता दूं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।